हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कल जो असाइनमेंट दिया था वो एक बार ट्राई किया क्या आप दोनों ने? ठीक है, मेरे पास कमांड आ चुकी है और कमांड कुछ ऐसी है। सिंगल कोट्स लगाने हैं और बैकस्लैश और डॉट। ठीक है, स्लैश और डॉट। ठीक यस है, मैम। तो ये मदन की कमांड है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये बोल रहा है, सबसे पहले तो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, ग्रैप आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास इतनी सारी फाइल्स हैं, पर ये तो आई थिंक पूरे सिस्टम की बता दी इसने मुझे। अगर मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात करती हूँ तो ls-a करते हैं तो मुझे सिर्फ यहाँ पर यही दिख रही है। देखो 1 2 ये सारी जो भी डॉट से है। ठीक है, वेरी नाइस। ये भी अच्छा राइट था आपका आंसर, बिल्कुल। अब देख लेते हैं आयुषी की कमांड। आयुषी, आपके है ना डॉट और कैप ऑपरेटर के बीच में क्या स्पेस है क्या? यस मैम। तो ये तो बोल रहा है एज ए डायरेक्टरी, अगर स्पेस हटा दे तो नहीं। आपके बिल्कुल आंसर सही है। देखो इसने तो ये वाले आंसर्स भी दिए हैं जो डॉट से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। देखो आयुषी, कहाँ आंसर सही आया आपका? बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जब आपने काटा कोड़ा में ट्राई किया ना तो उसने बताया, क्योंकि वहां पर कोई और अदर डायरेक्टरी थी ही नहीं और अदर फाइल्स थी ही नहीं उस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में। इसलिए जब आपने ऐसे चलाया ना तो सिर्फ उसने डॉट वाली फाइल्स मतलब सामने रख दी। पर जैसे अगर अपन अपने लैपटॉप में चलाए जहां पर फाइल्स भी प्रेजेंट है तो वहां पर ये चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर तो आपको ये सारे भी मिल जाएंगे जिनके स्टार्टिंग डॉट से नहीं हो रही है। तो अगर आपको ऐसे करना है ना तो सिर्फ क्या कर दो, ऐसे ब्रैकेट लगा दो इसके आगे और डॉट को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दो। तो देखो सारे वो वाले आ जाएंगे जिसके अंदर डॉट से स्टार्टिंग हो रही है, जिन फाइल्स की स्टार्टिंग डॉट से हो रही है। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक थी कि आपको सिर्फ डॉट से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है आयुषी, पता चला आपका आंसर कहाँ मिस्टेक थी? सुना आपने मैंने कहा? मैम एक बार और बताना। देखो आपने जो आंसर किया ना वो बिल्कुल सही है, पर काटा कोड़ा के केस में और मतलब वो सही नहीं है पूरा कंप्लीटली, क्योंकि काटा कोड़ा में जहां प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आपने उस कमांड को रन किया वहां पर कोई और अदर फाइल्स प्रेजेंट ही नहीं थी और कोई फाइल्स और फोल्डर प्रेजेंट नहीं थे। इसलिए सिर्फ उसके वहां पर हिडन फाइल्स थी, तो आपने जो कमांड टाइप करी उससे सिर्फ हिडन कमांड, हिडन जो फाइल्स थी वही आ गई। बट जब मैं अपनी लैपटॉप में अपनी डायरेक्टरी के अंदर चला रही हूँ जहां पर फाइल्स और फोल्डर अदर वाले भी प्रेजेंट है, तो ये कमांड तो उन वाली फाइल्स को भी लिस्ट कर रही है। देखो तो जो फाइल्स डॉट से स्टार्ट नहीं हो रही है वो वाली फाइल्स भी इसके अंदर आ रही है। तो यहाँ पर एक माइनर सी मिस्टेक है। क्या करना, आप इसके अंदर मतलब डॉट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देना। उससे क्या होगा, सिर्फ डॉट वाली फाइल्स आपके साथ में आएगी। ठीक है, और मदन आपका आंसर बिल्कुल सही था। मदन का आंसर ये था। ठीक है आयुषी, मदन। ओके मैम। ठीक है, आप दोनों ने अच्छा काम किया है, वेरी नाइस। चलो आज अपन बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कुछ कमांड्स हैं वो अपन को देखनी है। आज का टॉपिक होगा मतलब फाइल कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। अभी कुछ कमांड्स हैं उनके बारे में अपन थोड़ा पढ़ रहे हैं। पहली कमांड है फाइंड कमांड। नाम से ही पता चल रहा है कि फाइंड कमांड क्या करती होगी, फाइंड करने के लिए कुछ भी फाइल्स और फोल्डर आपको फाइंड करना है। आपको मतलब ये पता करना है, लेट सपोज कि आपने एक फाइल बनाई है, किसी भी नाम से हो गई, hello.txt हो गई है ना, क्या ना फाइल बनाई hello.txt। अब आपने जल्दी जल्दी में उसे सेव कर दिया, पर आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी डायरेक्टरी में उसको सेव किया है। ठीक है, भूल गए कि यार इतना बड़ा कंप्यूटर है, अब कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मैंने सेव कर दिया मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तब ये कमांड बड़ी काम की है, फाइंड कमांड। तब आप पता कर सकते हो कि आपने एग्जैक्टली उस फाइल को कहाँ सेव किया है। ठीक है, तो इसका यूज केस तो समझ में आ गया होगा। अब सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या होता है फाइंड कमांड। एक बात समझ लो,
हर एक फाइल मतलब पूरे जो जहाँ आप फाइल को स्टोर कर सकते हो, वहाँ की स्टार्टिंग होती है स्लैश से। मतलब स्लैश के पीछे कुछ भी नहीं है, यानी कि इसके पीछे आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। जो भी स्टोर करोगे आप स्लैश के बाद, मतलब जो भी फ़ोल्डर, फ़ाइल जहाँ पे भी स्टोर करोगे वो स्लैश के अंदर ही आता है ना? सब चीज़ों की स्टार्टिंग क्या होती है? स्लैश के अंदर ही होते हैं सब। तो हमने क्या किया कि हमने फाइंड किया स्लैश के अंदर। अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि फाइंड कमांड प्लीज़ स्लैश के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़, फाइल्स जो कुछ भी है उसमें से मुझे ढूँढ के बताओ कि कौन-सी फाइल मेरी hello.txt है, ठीक है? तो उसके लिए अपन को क्या बताना पड़ेगा? हाइफ़न नेम। नेम ऑप्शन क्या बताता है कि जिसका भी नाम hello.txt है। वापस से देखना, अपन क्या कहना चाहते हैं कि फाइंड कमांड स्लैश के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं, जो भी फाइल है उसमें से एक-एक को चेक करो। डायरेक्टरीज़ हैं तो उसके अंदर जा-जा के चेक करो और ये पता करो कि कौन-सी फाइल है जिसका नाम hello.txt है। ये यहाँ तक समझ में आया कि फाइंड कमांड क्या कहना चाहती है और अपन क्या कहवा रहे हैं उससे? समझ आ गया क्या? यस मैम। ठीक है। तो अब अपन पता कर लेते हैं कि कहाँ अपनी hello.txt पड़ी है। अभी अपनी hello.txt कहाँ पड़ी है? ये अपनी hello.txt है और प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम रिया, ठीक है? अब अपन पता करते हैं, ठीक है? फाइंड स्लैश के अंदर पता करना है जिस फाइल का नाम hello.txt है। तो देखो, यहाँ पे जो भी फाइल्स थी जिनका नाम ऐसा था, उसने ये मुझे पूरा बता देगा कि कहाँ-कहाँ फाइल्स है। सबसे पहले तो परमिशन की दिक्कत ना आए। सबसे पहले परमिशन की दिक्कत ना आए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार रूट यूज़र के अंदर स्विच कर लेते हैं। ठीक है, वापस से लिखते हैं फाइंड कमांड स्लैश के अंदर फाइंड करो जिसका भी नाम hello.txt है। पर देखो, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि देखो, अभी जो अपन लिख रहे हैं ना फाइंड कमांड और मुझे ये बताओ, अभी अपन ने ये सिंटैक्स लिखा, तो फाइंड कमांड क्या करती है कि इसको अपन ने ये थोड़ी बताया कि hello.txt एक फाइल है या एक डायरेक्टरी। अपन ने ये भी जाना है ना कि डायरेक्टरी अपन किसी भी नाम से बना सकते हैं और अपन ने बनाई भी थी आपका नाम और डॉट पीडीएफ। वैसे ही क्या पता अपनी hello.txt एक फाइल नहीं डायरेक्टरी हो, है ना? तो अपन ने इसको ये थोड़ी बताया है कि फाइल ढूँढनी है या फिर फ़ोल्डर ढूँढना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, जो जिन-जिन का भी नाम hello.txt है, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो फ़ोल्डर हो, उन सबको लिस्ट कर देगा। यानी कि सारी स्क्रीन पर क्या होगा, फाइल्स और फ़ोल्डर्स जो भी है, जो भी नाम hello.txt से है, उनको लिस्ट कर देगा। ठीक है? तो इसने लिस्ट कर दिया है देखो। कोई एक फाइल है यहाँ पर hello.txt की, इसने यहाँ पर भी लिस्ट कर दिया है। और एक और देखो, यहाँ पर कोई नाम की एक फाइल है, इतनी बड़ी एक कोई डायरेक्टरी है, उसके अंदर भी एक hello.txt की फाइल है, उसको लिस्ट कर दिया। और जो अपनी होम रिया के अंदर थी, उसका नाम भी आ गया यहाँ पर। तो यानी कि पूरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स और फ़ोल्डर्स hello.txt के नाम के हैं, उनको लिस्ट करना है। ठीक है? तो यहाँ पर फाइल्स भी हैं और फ़ोल्डर्स भी है। इनमें से हो सकता है कि आपकी कुछ फाइल्स हो, कुछ फ़ोल्डर्स हो। यहाँ पे अपन ने कोई स्पेसिफ़ाई नहीं किया है कि hello.txt में अपन को सिर्फ़ मुझे फाइल ही चाहिए जिनका नाम hello.txt हो। जब अपन को ऐसा कुछ बताना हो, तो अपन को क्या करना है, हाइफ़न टाइप एफ। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ कि फाइंड कमांड स्लैश के अंदर देखो, हर डायरेक्टरी के अंदर हर एक फाइल को चेक करो। ऐसी कौन-सी फाइल है, अपन ने यहाँ पे टाइप स्पेसिफ़ाई कर दिया है कि टाइप एफ, एफ का मतलब फाइल। hello.txt की जो भी फाइल्स हैं, सिर्फ़ मुझे फाइल दे देना। अब मुझे सिर्फ़ फाइल्स के बारे में चाहिए, डायरेक्टरी मुझे मत बताना। तो अब देखना ये पूरा सर्च करेगा और जो भी रियल के अंदर फाइल्स हैं, उन सब के बारे में बता देगा। तो ये सारी फाइल्स थी, तो उनके बारे में उनका नाम बता दिया। यही अगर फ़ोल्डर के बारे में होता, मुझे जानना होता कि फ़ोल्डर कौन-कौन है, डायरेक्टरी कौन-कौन है, तो टाइप की जगह पे एफ की जगह पे मैं डी स्पेसिफ़ाई कर देती। ठीक है? अभी कोई फ़ोल्डर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये कुछ शो नहीं कर पाएगा मुझे क्योंकि सारी फाइल्स है उसके नाम से। ठीक है? तो ये बात समझ में आई क्या टाइप कमांड कैसे वर्क करती है और कैसे अपन अगर अपन कुछ स्पेसिफ़ाई नहीं करते हैं टाइप, तो ये फाइल और फ़ोल्डर दोनों चीज़ें दे देती है। अगर मैं हाइफ़न टाइप के साथ में एफ स्पेसिफ़ाई करूँ, तो ये मुझे फाइल्स के बारे में बता देगा कि कौन-कौन सी फाइल है उस नाम से। और डी करूँ हाइफ़न टाइप
डी करूँ तो ये मुझे क्या बता देगा? डायरेक्टरी के बारे में बता देगा कि कौन-कौन सी उस नाम की डायरेक्टरी प्रेज़ेंट है। तो ये फाइंड कमांड के बारे में था। ये बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। मैम ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ अगर मुझे मान लो कि ऐसा कुछ पता करना है कि यार पूरे मेरी सिस्टम के अंदर ये मेरा लैपटॉप है, इस पूरे सिस्टम के अंदर ऐसी कौन-कौन सी फाइल है जो .txt से सेव है, यानी कि जिनका एक्सटेंशन .txt है, ठीक है? मुझे ऐसे पूरे मतलब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग जहाँ-जहाँ पर फाइल्स पड़ी है, मुझे वो सारी फाइल्स चाहिए जो .txt नाम की है, ऐसा मुझे कुछ चाहिए, ठीक है? तो अब कोई स्पेसिफाई नाम नहीं है उनका, कोई नेम नहीं है वहाँ पर कि मतलब उस फाइल का नाम क्या होगा। मुझे सिर्फ़ ये चाहिए कि सिर्फ़ वो .txt उसके एंड में होना चाहिए। अब चाहे आगे वो फाइल हो, फ़ोल्डर हो, कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? फाइल और फ़ोल्डर दोनों चाहिए, तो मुझे टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फाइंड करो स्लैश के अंदर, जहाँ-जहाँ भी डायरेक्टरी है, जो-जो भी फाइल्स है, उनको सर्च करो और देखो कौन-सी फाइल का नाम .txt से है। .txt तो बता दिया, पर आगे का क्या? आगे अपन क्या चाहते हैं? जब अपन को आगे का नाम पता नहीं हो, यानी कि आगे कुछ भी हो, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, बट पीछे .txt हो, तब आप ऐसे स्टार वाला साइन यूज़ करना पड़ता है, स्टार .txt। इससे क्या होगा कि अपन ये कहना चाहते हैं कि फाइंड कमांड स्लैश के अंदर जाओ, हर एक डायरेक्टरी को देखो, हर एक फाइल को देखो और उसमें से मुझे वो फाइल्स को ला कर दो, मतलब वो फाइल्स और डायरेक्टरी, क्योंकि अपन ने यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, जिनका एंडिंग जो है .txt से हो। आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कुछ भी हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं? स्टार यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो एक बार इसको भी अपन टाइप करके देख लेते हैं, फाइंड कमांड स्लैश हाइफन नेम और स्टार .txt। अब ये मुझे पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज़ है, जितनी भी फाइल्स है, जो-जो भी .txt से एंड हो रही है, उन सब फाइल का लिस्ट कर देगा मुझे। जो भी फाइल्स है, जो-जो भी डायरेक्टरी है, जो .txt से एंड हो रही है, देख लो। यहाँ पे हर एक के अंदर आपको मिलेगा कि सब ये .txt वाली इतनी सब कुछ है। अगर मुझे जानना है कि सिर्फ़ फाइल दो, यानी कि जो भी .txt वाली सिर्फ़ फाइल हो, मतलब सॉरी फाइल ही हो, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? टाइप स्पेसिफाई कर दो कि मुझे सिर्फ़ फाइल वाली चाहिए। तो ये सारी जो फाइल्स हैं .txt वाली, ये सब इसने मुझे बता देगा। देखो, तो ऐसे आप पता कर सकते हो, अगर कोई भी गुमी हुई फाइल है, आपको नहीं पता है कि यार जल्दी-जल्दी में मैंने कहीं सेव कर दी है, उसका क्या है? तो अपन ऐसे पता कर सकते हैं। सेम अगर मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन-कौन सी फाइल और फ़ोल्डर है जो .pdf से सेव है मेरे अंदर, मेरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो देखो, जो भी .pdfs हैं, उन सारी फाइल्स को लिस्ट कर देगा ये, फाइल और फ़ोल्डर दोनों। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये फाइंड कमांड के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है? तो फाइंड कमांड में फाइंड कमांड के अंदर अपन ने ये देख लिया कि एक नॉर्मल कमांड जहाँ पर अपन टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो वो अपन को डायरेक्टरी और फाइल दोनों दे देता है। और अगर सिर्फ फाइल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है? हाइफन टाइप एफ या फिर डी डायरेक्टरी के लिए। और जो .txt यानी कि एंड में अगर आपको बताना है तो कैसे स्टार के साथ में उस कमांड को यूज़ करते हैं, वो भी अपन ने देख लिया। तो क्या आप लोगों को फाइंड कमांड समझ में आई? यस मैम सबको? यस मैम अगर ये स्टार जैसे नहीं लगाए तो मतलब उसमें फिर नहीं शो करेगा मैम? बिल्कुल नहीं। एक बार चला के देख लो, हर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, उसको रन करके देख लो कि आउटपुट क्या देता है। अब इसको समझ नहीं आएगा कि .pdf अपन इसको क्या कहना चाहते हैं? देखो, मतलब समझना सीखो कि कमांड क्या कहना चाहते हैं। देखो, कमांड में अपन ने लिखा कि फाइंड करो स्लैश के अंदर जिसका नाम .pdf है। अब .pdf मतलब इससे क्या मतलब होता है? ये बताओ मुझे। डॉट वाली कौन-सी फाइल्स होती है? जो हिडन फाइल्स होती है। तो ये चेक करके बता देगा कि डॉट नाम की कोई हिडन फाइल है क्या? .pdf नाम की कोई हिडन फाइल है क्या? ये चेक करके बता देगा। समझ में आई? अगर अपन स्टार नहीं लगाएँगे ना तो इसको ये लगेगा कि डॉट से आप ये कहना चाह रहे हो कि हिडन फाइल की बात हो रही है और हिडन फाइल के अंदर ऐसी कौन-सी फाइल है जिसका नाम .pdf है? क्लियर मदन? यस मैम। ठीक है, तो इसलिए अपन को यहाँ पर अपन ने स्टार क्यों मार्क किया? क्योंकि अपन को फाइल और डायरेक्टरी चाहिए जिसके आगे कुछ नाम है। स्टार का मतलब क्या है कि जिसके आगे कुछ भी हो और उसकी एंडिंग .txt से हो। ठीक है? फाइल का नाम अपन को पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर।
इसलिए अपन ने स्टार मार्क किया। ठीक है, समझ में आ गया? और एक और चीज़ कि योगिता आपने कल का असाइनमेंट किया क्या? हिडन फाइल्स वाला? ग्रैब के साथ जो कमांड हेलो। हाँ। हाँ दी, मेरे अकॉर्डिंग शायद एलिस डैश एल, वो पाइप वाला ऑपरेटर एंड ग्रैप, देन बैकस्लैश। बैकस्लैश डायरेक्ट कैप वाला ऑपरेटर नहीं लगाना है क्या? हाँ, कैप वाला ऑपरेटर देन बैकस्लैश। और जिसको पता करना है डॉट कहाँ जाएगा? डॉट। ठीक है, एक बार जो आप कह रहे हो ना वो मैं लिख के देखती हूँ। आप कुछ ऐसा कह रहे हो ना, देखो ये करा, अब आगे क्या लिखूं मैं? वो वाला ऑपरेटर, कैप वाला ऑपरेटर एंड देन बैकस्लैश। ये नहीं, फॉरवर्ड स्लैश दी। हाँ ठीक है। और डी इन्वर्टेड उसमें आएगा। ठीक है, सिंगल कोट्स, डबल कोट? डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स में डाल देते हैं। और हो गया, लिख दें, एंटर कर दें? हाँ, एक बार करो। ये तो कुछ मांग रहा है इनपुट मुझसे यार, कहाँ बता रहा है ये? एक बार ये बताना कि हिडन फाइल्स की स्टार्टिंग किससे होती है? हिडन फाइल्स की स्टार्टिंग योगिता भूल गई क्या? फाइल्स कैसे फाइंड करते हैं ऐसा? नहीं, हिडन फाइल्स कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब कैसे स्टार्ट होती है, क्या होता है इनका सिंटेक्स? जब अपन ls-a करते हैं तो हिडन फाइल्स का कैसे पता करते हैं अपन? ये हिडन फाइल है, अपन को कैसे पता चलता है? वो डॉट से पता चलता है। तो ये वाली कमांड कहाँ डॉट को बता रही है? अपन को तो ऐसी चाहिए ना कि जैसे अपन ls-a करते हैं तो ये मुझे डॉट वाली फाइल्स भी बताता है और नॉन डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल्स के बारे में भी बताता है। तो अपन को ग्रैप के साथ ऐसी कमांड बनानी थी जो सिर्फ उन्हीं फाइल्स को लिस्ट करे जो डॉट से स्टार्ट हो रही है। तो ये कमांड तो नहीं वर्क कर रही है, इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है, देखो। मैं आपको डॉट लगाना भूल गए ना, मेन बात तो डॉट की हो रही है। तो देखो, अगर आपने डॉट लगाओगे तो अपन यही तो बताना चाह रहे हैं कि जो जिसकी स्टार्टिंग कैप ऑपरेटर क्या, जिसकी स्टार्टिंग डॉट से हो रही हो, तो वो सारी फाइल को लिस्ट कर देगा कि सिर्फ डॉट वाली फाइल क्या है। तो आप डॉट को ही भूल रहे थे, मेन जो है वो उसको ही भूल गए, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। कृति आपने किया क्या? नो मैम। क्यों यार, असाइनमेंट नहीं कर रहे हो? लिनक्स समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? मैम समझ आ रहा है। तो फिर ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा? सिर्फ पढ़ोगे और भूल जाएंगे तो फिर ऐसे थोड़ी चलेगा यार। चलो कोई बात नहीं, आगे से करना। तो फाइंड कमांड हो गई है गाइस, समझ में आ गया फाइंड कमांड का अपन ने कैसे यूज करते हैं अपन? तो आगे बढ़ते हैं। यस मैम। WC कमांड, WC होती है वर्ड काउंट। जब आपको फाइल के अंदर कुछ ऐसे काउंट करना है कि कितने वर्ड्स हैं, कितनी लाइंस हैं, तब WC कमांड यूज आती है। देखो अभी अपन कहाँ है? ठीक है, देखो अभी अपन है अपने पास hello.txt है। अब मुझे ये पता करना है कि इस पूरी फाइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर ऑफ वर्ड्स है, नंबर ऑफ बाइट्स है। तो सिंपल क्या कमांड यूज करनी है? WC वर्ड काउंट। कौन सी फाइल के अंदर काउंट करना है? hello.txt। तो देखो ये बता रहा है कि इस फाइल के अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं। वो फाइल का नाम hello.txt। तब आपको ऐसे जब पता करना हो ना कि कितनी लाइंस वर्ड एक फाइल के अंदर है, तो आप WC कमांड का यूज कर सकते हो। सिर्फ अगर आपको पता करना है कि कितनी लाइंस हैं, तब आप WC-L कमांड का यूज कर लो। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस के बारे में वो बता देता है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस उसके अंदर है। अगर आपको पता करना है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो -m कितने कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी अपन ने देखे थे ना बाइट्स, तो वही होता है कैरेक्टर्स। ओके,
सेम अब आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं। नंबर ऑफ बाइट्स, सिर्फ नंबर ऑफ बाइट्स पता करने हैं तो -c, जो अपन ने पूरी सिंगल कमांड में भी देख लिए थे 97 है, तो 97। अब आपको जैसे पता करना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, अगर आपको सिंगल पता करने हैं तो -w। तो ये WC कमांड है। WC कमांड क्या करती है? वर्ड काउंट के लिए। अगर आप सिंपल लिखते हो सिंगल्स में तो ये बता देता है कितनी नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ बाइट्स, सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स, ये है लाइन्स, वर्ड्स और बाइट्स। और जब -l लिखते हो तो जब आपको पता करना हो सिर्फ लाइन्स के बारे में, -m जब आपको कैरेक्टर्स के बारे में पता करना हो, और -c जब आपको बाइट्स के बारे में पता करना हो, नंबर ऑफ बाइट्स, और -w जब आपको वर्ड्स के बारे में पता करना हो। ठीक है, ये होता है। अगर आप जहां पर भी अभी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं ऐसी कमांड टाइप करूं ls क्या करेगा? सारी फाइल्स को लिस्ट कर देगा, है ना? जितनी भी फाइल इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं और जितने भी क्या है फोल्डर्स हैं, हिडन फाइल्स इसमें काउंट नहीं होती ls के अंदर। ठीक है, तो ls क्या करेगा? फाइल्स और फोल्डर्स को लिस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर लगा दूं पाइप ऑपरेटर और उस पाइप ऑपरेटर के बाद में लिख दूं वर्ड काउंट, यानी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ कि ls और पाइप ऑपरेटर में अपन ने कल ही सीखा था कि जब भी अपन ऐसे लगाते हैं तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर आपका क्या आ चुका है, जो आउटपुट स्क्रीन पे आने वाला था वो यहाँ आ चुका है। अब उस डेटा पे जो आउटपुट आया है उस पे अपन क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन? वर्ड काउंट का ऑपरेशन। और अपन ये पता करना चाहते हैं कि वर्ड काउंट -l यानी कि कितनी लाइन्स। यहाँ पर ये लाइन्स के बारे में नहीं बताएगा, यहाँ पर देखना क्या होने वाला है। जैसे मैं एंटर करती हूँ तो ये मुझे ये बताता है कि कितनी फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो ls करते हैं तो यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फाइल्स और फोल्डर्स इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट है। वो चीज ये बता देता है। कौन? ls, पाइप ऑपरेटर, wc -l। ऐसे आपको कौन सी भी डायरेक्टरी हो, जैसे अगर मैं चली जाऊं डाउनलोड्स के अंदर, अब मुझे नहीं पता है कि यार यहाँ पे पता नहीं कितनी फाइल्स और फोल्डर्स मेरे पड़े हैं, मुझे काउंट नहीं करना है। मतलब ऐसे जब हजारों में हो, अगर मुझे काउंट चाहिए कि कितने फाइल्स फोल्डर हैं तो डायरेक्टली ये कमांड चलाओ, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने फाइल और फोल्डर दोनों इस डायरेक्टरी के अंदर पड़े हैं। तो ये है WC कमांड। समझ में आया WC के बारे में? कुछ भी डाउट? क्लियर दी। लगता है सबको समझ में नहीं आ रहा है। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट यस मैम। सॉर्ट। कल वैसे अपन ने सॉर्ट के बारे में पढ़ लिया था, एक दो चीजें बतानी रह गई थी, उसको देख लो। कल अपन ने सॉर्टिंग कैसे पढ़ा कि किसी भी फाइल को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो सॉर्ट और फाइल का नाम। ठीक है, ये अपन ने कल पढ़ा। अगर मान लो आपको कॉलम वाइज सॉर्ट करना है कि आपके पास जैसे एक फाइल के अंदर 2-3 ऐसे अलग 3-4 कॉलम्स हैं और उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है, और ऐसा एक कॉलम है, जैसे मुझे फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट करना है अल्फाबेटिकली या फिर मुझे थर्ड कॉलम को ही सॉर्ट करना है, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। ऐसा जब मुझे कुछ करना होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक एक्सेल की कोई शीट है या फिर ऐसी कोई फाइल है और उसमें एक ऐसा कॉलम है जो नेम का कॉलम है, उसमें से मुझे स्टूडेंट्स के सिर्फ नेम को सॉर्ट करना है। उनके आगे जैसे मान लो एक फाइल है, उसमें लिखा हुआ है नेम स्टूडेंट का और उसके नंबर, उनके जो भी मैथ्स के नंबर हो गए या कोई भी सब्जेक्ट के नंबर हो गए। तो सिर्फ मुझे एक कॉलम को सॉर्ट करना है कि इसमें जो भी नाम है अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दो। तब आपको क्या करना होता है? सिर्फ एक कॉलम को जब सॉर्ट करना हो तब आप ये सिंटैक्स यूज कर सकते हो, सॉर्ट -k1, K फॉर कॉलम, और कौन सा कॉलम करना है वो आप बता दो कि K1 है, 2 है, और जो भी फाइल का नाम है वो बता दो। तो इस तरह से आप कॉलम वाइज सॉर्ट कर सकते हो। तो ये केस नंबर 1 हो गया, जब आपको अल्फाबेटिकली नाम को सॉर्ट करना हो, उनके स्टूडेंट्स के नेम को सॉर्ट करना है। ठीक है, दूसरा केस समझ लो, केस नंबर 2 कि आपको जैसे आपके पास एक फाइल है, नाम है और नंबर है, आपको कुछ ऐसा सॉर्ट करना है कि पूरी क्लास के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर किसके हैं या फिर लोवेस्ट नंबर क्या है किसके हैं, मतलब कुछ ऐसा सॉर्ट करना है। तब आप क्या चाहते हो कि आप ये बताना चाहते हो कि मुझे न्यूमेरिक सॉर्ट करना है, अल्फाबेटिकली सॉर्ट नहीं करना है, मुझे न्यूमेरिक सॉर्ट करना है। तब आप क्या सिंटैक्स यूज कर सकते हो? सॉर्ट
हाइफन एन होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक यानी कि मुझे नंबर्स वाली सॉर्टिंग करनी है। और कौन सी कॉलम को करना है, सेम वो बता दो कि आपका वो कौन सा कॉलम है जिसको सॉर्ट करना है और फाइल का नाम। ऐसी कोई एक्सेल शीट मेरे पास यहाँ पर अभी पड़ी नहीं है, तो मैं आपको ये रन करके बताती। तो आप अगर आपके पास पड़ी हो तो आप ये कमांड्स रन करके देखना और मुझे बताना कि आपकी सॉर्टिंग हो रही है या नहीं। ठीक है, ये कुछ बताना रह गया था सॉर्ट के बारे में कि कॉलम वाइज कैसे सॉर्ट करते हैं। ओके, कल याद होगा अपने टीआर कमांड भी पड़ी थी, ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है कि जो कमांड है अपन ने देखा था ना कि जैसे हेलो है, हेलो को मुझे हाय बनाना था, तो वो ऐसे वर्ड टू वर्ड चेंज कर देता है कि जहां एच है उसको एच बना दो, ई को आई बना दो, और आगे कुछ भी हो, जैसे हाई ही लिखा है अपन ने तो एल को भी आई बना दो, तो ये कुछ ऐसा कर देता है। ये अपन ने देखा था। मान लो अपन को रिप्लेस करना है, जैसे मैं चाहती हूँ कि जहां पर भी हेलो लिखा है उसको कूल कर दो, या फिर कुछ भी मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पूरी फाइल के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है इसको इससे रिप्लेस कर दो। मैं जब ऐसा चाहती हूँ तो इस रिप्लेस के लिए कमांड यूज होती है सेड कमांड। सेड कमांड, सेड कमांड के अंदर क्या होता है, सिंटैक्स समझ लो पहले। सेड, और जो भी आपको करना है मतलब जो भी रिप्लेस करना है उसको आप डबल कोट्स के अंदर लिखोगे। इसकी स्टार्टिंग होती है एस से, एस फिर स्लैश, और किसको चेंज करना है वो बताओगे, किसको चेंज करना है। जैसे मान लो मुझे हेलो को चेंज करना है, और किससे चेंज करना है, हेलो को मैं चाहती हूँ कि वो कूल बन जाए, हेलो जहां जहां भी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख दो फाइल का नेम। तो अपन सेड कमांड को क्या कहना चाहते हैं कि सेड कमांड, ये मेरी एक फाइल है, उस फाइल के अंदर जहां जहां पर भी हेलो लिखा हुआ है उसको कूल बना दो। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि आप क्या समझते हो कंप्रेशन के बारे में। कंप्रेशन क्या है, व्हाट इज कंप्रेशन, क्या होता है कंप्रेशन, मतलब पहले कहीं सुना हो या फिर कुछ ऐसा, मतलब सुना तो होगा वर्ड, क्या मतलब है कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर। कोई नहीं बताएगा क्या, आपकी आवाज क्लियर नहीं है योगिता, आपकी आवाज अटक रही है। हेलो हेलो। हम्म, दी लाइक ना किसी भी फाइल की स्टोरेज कम करना, मतलब किसी की भी फाइल की वॉल्यूम कम करना। वॉल्यूम का हो या साइज का हो, राइट। साइज, हाँ एग्जैक्टली। तो अभी तक अपन को ये पता है कि कंप्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, कंप्रेस करना और उसकी साइज को रिड्यूस कर देना, कम कर देना। ठीक है, पर कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन फाइल की साइज को कभी कम नहीं करता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कंप्रेशन से फाइल की साइज कम होगी। ऐसा साइज कम होती है, पर क्यों होती है, क्योंकि कंप्रेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट द डेटा, यानी कि ये डेटा को सिस्टमेटिक वे के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका एक तरीका है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। क्या मतलब है डेटा रिप्रेजेंटेशन से, देखो कि मान लो मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, उस पूरी फाइल में कुछ ज्यादा लिखा हुआ है नहीं, उस पूरी फाइल में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये अपन करके भी देखने वाले हैं। हेलो वर्ल्ड इतना सा ही लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 1000 टाइम्स। ठीक है, तो जब अपन कंप्रेशन टेक्निक्स होती है अलग अलग, उन टेक्निक्स को जब अप्लाई करेंगे ना इस फाइल पर, देखो होगा क्या। तो पहले वो डेटा को रीड करता है, और डेटा को वो ऐसे मतलब उसका कभी भी ये रोल नहीं होता है कि वो डेटा मतलब पूरी फाइल की साइज को कम कर दे। वो ये देखता है कि इस डेटा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं कि अपने आप फाइल की साइज कम हो जाए। अब जैसे पूरी फाइल में मैंने 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखा, क्या मैं इस फाइल को मतलब वो क्या करेगा, वो जब इस फाइल को वापस से बनाएगा ना, जब अपन कंप्रेशन टेक्निक लगाएंगे, तो वो कुछ ऐसा कर देगा कि हेलो वर्ल्ड इंटू 1000, तो वो एक लाइन में लिख के मुझे ये इतना सा देगा। कहाँ पर 1000 लाइंस लिखी हुई और कहाँ पर एक लाइन लिखी हुई। तो जब अपन कंप्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी साइज जो होगी वो इस फाइल से कम हो जाएगी। ठीक है, लेस नंबर ऑफ साइज हो जाएगी। तो कंप्रेशन
का मतलब ये कभी भी नहीं है कि डेटा साइज़ को कम करना। डेटा साइज़ तो उसका आउटपुट है, यानी कि जो वो काम करता है अपने आप डेटा साइज़ कम हो जाती है और कई बार ऐसा केसेस भी होता है कि उसकी डेटा साइज़ और बढ़ गई। तो जो कंप्रेशन टेक्निक्स है और जो कंप्रेशन है, वो क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक वे है, एक तरीका है। यहाँ तक समझ में आया क्या? यस मैम। तो देखो, एक और चीज़ कि फ़ाइल की साइज़ कैसे बढ़ती है इसको समझना। जैसे मान लो कि ये मेरा एक ओरिजिनल डेटा था, ओरिजिनल फ़ाइल थी। अगर मैंने इस पे कंप्रेशन टेक्निक लगाई तो पहले ये एक फ़ाइल को, इतनी फ़ाइल थी उसको इतना छोटा कर देगा, फिर वापस लगाई तो इतना कर देगा, फिर वापस लगाई तो इतना, फिर इतना, फिर इतना। मतलब एक टाइम आएगा, मतलब उससे ज़्यादा और उसकी फ़ाइल को साइज़ कम नहीं हो सकती। तो जब आप कंप्रेशन टेक्निक उस वाली फ़ाइल पे लगाओगे कि जो सबसे लास्ट थी, यानी कि उसके बाद और इसकी साइज़ और कम नहीं कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी फ़ाइल पे लगा दोगे जिसकी फ़ाइल की साइज़ और कम हो ही नहीं सकती, मतलब और डेटा को ऐसे रिप्रेज़ेंट में कर ही नहीं सकते कि उसकी साइज़ और कम की जा सके, तब ऐसे केस में उसकी फ़ाइल बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो कंप्रेशन में आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा डेटा की साइज़ कम ही होगी, फ़ाइल की साइज़ कम ही होगी। ये एक मतलब डिपेंड करता है कि डेटा को किस तरह से वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है, कि उसके पास और भी वे हैं क्या डेटा रिप्रेज़ेंट करने के, जिससे साइज़ कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि फ़ाइल की साइज़ इंक्रीज़ हो। ठीक है? ये है यहाँ तक कि कुछ भी हो सकता है। तो कंप्रेशन क्या है? कंप्रेशन डेटा रिप्रेज़ेंट करने का एक तरीका है कि आप डेटा को कैसे रिप्रेज़ेंट करें। वो रिप्रेज़ेंट ही ऐसे करता है कि जिसकी वजह से फ़ाइल की साइज़ कम होती है। ये समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया है? ठीक है। अब अपन एक काम करने वाले हैं, जो हेलो वर्ल्ड वाली फ़ाइल के बारे में मैंने बताया था ना कि जिसमें 1000 बार या फिर और भी ज़्यादा बार उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो यस एक कमांड होती है, जो ये काम करने में हेल्प करेगी, यानी कि प्रिंटिंग करने में हेल्प करेगी। देखना, फ़ाइल के अंदर लिखने में। यस और जो लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और कौन-सी फ़ाइल के अंदर लिखना है? कोई भी फ़ाइल बना लेते हैं, स्लैश यहीं पर बना लेते हैं, हेलो वर्ल्ड नाम की फ़ाइल। .txt। देखना, अब जब तक ये 1-1 सेकंड के अंदर बहुत कुछ लिख देगा, जैसे अभी 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड हो चुके हैं। जैसे कंट्रोल सी प्रेस किया मैंने, अब देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हेलो वर्ल्ड वाली फ़ाइल के अंदर कितनी बार हेलो वर्ल्ड लिखा है। देखो अभी तक फ़ाइल चले ही जा रही है, नीचे देखो एक बार, इतनी बार उसने सिर्फ़ 5-6 सेकंड के अंदर इतनी बार लिख दिया है। ठीक है, अभी तक ये फ़ाइल खत्म ही नहीं हो रही है, ये कैट कमांड अभी भी रीड करी जा रही है। एक बार इसको बंद कर देते हैं और एक बार इस फ़ाइल की साइज़ पता करते हैं। देखो, ये पूरी फ़ाइल जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये पूरी फ़ाइल 2.6 जीबी की फ़ाइल है बनी हुई है, 2.6 जीबी की फ़ाइल। और अगर आपको ये पता करना है ना कि इस फ़ाइल के अंदर कितनी बार हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो कैट हेलो वर्ल्ड वाली मेरी फ़ाइल, और अभी अपन ने पढ़ा है वर्ड काउंट -l। अभी तक तो ये पूरी फ़ाइल को खोलेगा और फिर रीड करेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, कि क्योंकि ये फ़ाइल ही तुम देख लो कि 2.6 जीबी, यानी कि कितनी लाइन्स वो लिख चुका होगा, तब ये फ़ाइल 2.6 जीबी के अंदर आई होगी। तो अगर आपको ये पता करना है कि नंबर ऑफ लाइन्स ये हज़ारों में ही होगी वैसे तो, पर ये टाइम लगाएगा, ठीक है? कि कितनी टाइम के अंदर ये पूरा होने वाला है। इसको टाइम लेने देते हैं और अपन जितने थोड़ा-सा आगे कुछ पढ़ लेते हैं, कंप्रेशन टेक्निक्स के बारे में। अभी अपन ने देख लिया ना कि सिर्फ़ हेलो वर्ल्ड वाली फ़ाइल जो मैंने येस कमांड से लिखी और 5 या 6 सेकंड के अंदर मैंने उसको बंद कर दिया, तो उसने इतनी लाइन्स लिख दी कि 2.6 जीबी की वो फ़ाइल बन चुकी है। और अभी तक वो फ़ाइल को खोल रहा है और रीड कर रहा है। देखो-देखो आ गया, हज़ार ही कहा था मैंने, तो हज़ारों से भी ज़्यादा है ये, नंबर ऑफ टाइम्स, इतने नंबर ऑफ टाइम्स, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स हेलो वर्ल्ड में लिखा हुआ है। देख लो ये कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं। इतनी नंबर ऑफ लाइन्स लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड की, इतनी नंबर ऑफ लाइन्स एक फ़ाइल के अंदर लिखी हुई है और सिर्फ़ 5 या 6 सेकंड के अंदर येस कमांड ने लिख दी। तभी ये डेटा 2.6 जीबी का है। अब अपन इस पे लगाने वाले हैं कंप्रेशन टेक्नीक। पहले पढ़ लेते हैं कंप्रेशन टेक्निक्स है कौन-कौन सी अपने पास में।
देखो कंप्रेशन टेक्निक्स अपने पास मेनली 3 टाइप्स की है और भी नई-नई आती रहती है वैसे। मेनली कौन-कौन सी है? ज़िप, जिसका आपने बहुत बार सुना होगा, कितनी बार सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं तो वो ज़िप के अंदर आते हैं। ज़िप है, बेज़िप है और जी-ज़िप है, जिसमें आज अपन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्टली सारी सेम ही होती है कि सबका टेक्निक भी सेम है और सबका वे भी सेम होता है। तो आज अपन जी-ज़िप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी-ज़िप के अंदर आपको कैसे सिंटैक्स लिखना है, कैसे आपको अपनी फाइल को कंप्रेस करना होता है। आपको लिखना होता है जी-ज़िप और फाइल का नाम। अभी अपनी फाइल जो भी है उसका नाम लिख दो, तो उससे वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। फाइल की साइज भी और फाइल की लाइन्स भी अपन को पता चल चुकी है। ठीक है, कैसे करना है? जी-ज़िप, फाइल का नाम, हेलो वर्ल्ड। अब ये कंप्रेस हो गई है, 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब देखना, अभी बस 2 चीज़ें नोटिस करना। सबसे पहली साइज़ क्या थी? 2.6 जीबी और इतनी नंबर ऑफ लाइन्स उस फाइल के अंदर प्रेज़ेंट हैं। ठीक है? अभी एक बार इसको कंप्रेस करने दो और देखना, नंबर ऑफ कंप्रेशन के बाद में ये कितनी नंबर ऑफ लाइन्स बनती है और कितना साइज़ उस फाइल की बनती है। ठीक है, कंप्रेशन हो चुका है। एक बार अपन ls-lh और hello world.txt कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो जो भी कंप्रेस्ड फाइल होती है उसकी एंडिंग जो होती है ना वो gz होती है, क्योंकि आपने कंप्रेशन टेक्निक लगा दी है ना, तो आप कहीं पे भी समझ सकते हो कि अगर उसकी एंडिंग .gz से हो रही है मतलब वो फाइल कंप्रेस्ड है और gzip से उसको कंप्रेस किया हुआ है। अब 2 चीज़ नोटिस करना, पहले कंप्रेशन से इसकी साइज़ थी 2.6 जीबी के अंदर और देखो अभी है 5.0 एमबी के अंदर। समझ में आया कितना चेंजेस हो गया है यार। अब अगर अपन रीड करें कि इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो ये बोल रहा है hello.txt नो सच फाइल और डायरेक्टरी y। अरे अपन ने क्या कर दिया, क्योंकि इस बार .txt नहीं है .gz है ना, क्योंकि फाइल को तो कंप्रेस्ड कर दिया अपन ने। एक नंबर ऑफ लाइन है, नंबर ऑफ लाइन देख रहे हो, एक। तो देखा क्या, मतलब कैसे चीजें चेंज हो गई है। कहाँ पर इतनी नंबर ऑफ लाइन्स थी उसको इसने एक लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब समझ रहे हो कि ये रिप्रेजेंट की टेक्निक है और उसने रिप्रेजेंट ऐसा किया कि वो जो फाइल 2.6 जीबी की थी वो 5.0 एमबी की हो गई है। और जो फाइल कंप्रेस्ड होती है उसका जो एंडिंग होती है वो .gz से होती है और gz क्या बता रहा है कि आपने gzip का यूज किया है। अगर आपने zip यूज किया होता तो उसका एक्सटेंशन अलग होता। तो ये कंप्रेशन टेक्निक समझ में आई क्या? एक बार पहले ये बता दो। जैसे जो भी फाइल कंप्रेस्ड होती है उसके डेटा में भी कुछ चेंजेस होते हैं या फिर सिर्फ उसकी साइज में चेंज होता है? बिल्कुल हुआ है ना, देखो ना डेटा चेंज हुआ है ना। देखो अपन ने यहाँ पर पता किया था कि पहले कंप्रेशन से पहले हेलो वर्ल्ड जो लाइंस लिखी हुई थी वो इतनी नंबर ऑफ यानी कि पता कर ली कि इस पूरी फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है और लाइन में क्या लिखा था, हेलो वर्ल्ड। अब अपन ने कर लिया कंप्रेशन और कंप्रेस करने के बाद ये वाली फाइल बन चुकी है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो सिर्फ एक है। तो मैंने ये वाला एग्जांपल नहीं दिया था क्या कि जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड नाम की आपकी एक फाइल है, अगर आपने उसमें 1000 टाइम लिखा है तो वो डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है कि अगर आपने 1000 बार लिखा है तो वो रीड कर लेगा कि 1000 बार इंटू 1000, यानी कि वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में भी इस चीज को कहने का, जो इतनी नंबर ऑफ लाइन्स में लिखा हुआ है, इस चीज को कहने का ये तरीका भी तो हो सकता है ना कि हेलो वर्ल्ड इंटू नंबर ऑफ लाइन्स। तो ये एक लाइन में काम खत्म ना अपना। अपन कहना तो यही चाहते थे जो पूरी फाइल में लिखा है। तो ये एक एग्जांपल है, मतलब वो डेटा को ऐसे प्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली डेटा में चेंज कर देता तभी तो साइज चेंज हुई है ना। डेटा को कंप्रेस कर देना कि मतलब अगर कोई बार-बार रिपीट हो रहा है तो उसको इंटू 100 में लिख दो या इंटू मतलब जैसे भी उसका फॉर्मेट हो वो इस तरह से लिख देता है। अगर अपन इस फाइल को रीड कर सकते हैं तो एक बार रीड करते हैं। ये अपन को रीड कर ही नहीं सकते क्योंकि एक तो ये जिप फाइल है और इसके अंदर मतलब देखो एन्क्रिप्टेड फॉर्म के अंदर है, अपन इसको रीड नहीं कर सकते। तो बात समझ में आई क्या? आपका आंसर क्लियर है योगिता? यस ठीक है, तो ये थी अपनी कंप्रेशन की टेक्निक। अपन ने कंप्रेस कैसे किया। अब मान लो कि मुझे फिर से डीकंप्रेस करना है। डीकंप्रेस मतलब जैसी मेरी फाइल थी मुझे प्लीज वापस से दे दो, मुझे नहीं करना ये कंप्रेशन।
तो जैसे पहले अपन ने कंप्रेस कैसे किया, gzip और फाइल का नाम, ठीक है। अब आपको अनजिप करना है, अनजिप करना, ठीक है। तो उसके लिए सिंटेक्स होगा g unzip, क्योंकि आप gzip का यूज कर रहे हो, g unzip और फाइल का नाम, ठीक है। कंप्रेस डिकम्प्रेस करके देख लेते हैं एक बार, g unzip, फाइल का नाम hello.txt, hello world.txt, और सिर्फ txt फाइल नहीं, क्योंकि जो कंप्रेस्ड फाइल थी उसको लेना है आपको। अब वेट करते हैं, ये पूरी अनजिप होने वाली है। अब देखना, एक बार वापस अपन कैट कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है। देखो इस बार फिर से उस नंबर ऑफ लाइन्स ये बन चुकी है, और अगर आपको पता करना है कि उसकी साइज कितनी है, तो देखो फिर से 2.6 जीबी बन चुकी है, ठीक है। तो जिप करना और अनजिप करना, कंप्रेस करना और डीकंप्रेस करना, समझ में आ चुका है क्या, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और क्या क्या हो जाता है उसकी वजह से। क्लियर है क्या? Clear, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। तो ये था अभी तक की फाइल के बारे में, कि फाइल को कैसे कंप्रेस्ड करते हैं, डीकंप्रेस्ड करते हैं। सेम तरीका डायरेक्टरी के लिए फॉलो नहीं होता है। डायरेक्टरी के लिए अलग पूरा कंसेप्ट अलग है। डायरेक्टरी के केस में आप कंप्रेशन डीकंप्रेशन तो समझने के लिए बोल सकते हो, उसके लिए वर्ड यूज होते हैं आर्काइव या फिर बैकअप। यानी कि बैकअप क्यों, क्योंकि आप जब आपको किसी भी फाइल का बैकअप लेना होता है, डायरेक्टरी का बैकअप लेना होता है, तो मेनली आप उसको आर्काइव के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। तो अपन डायरेक्टरी के लिए कंप्रेशन डीकंप्रेशन इसी को कहते हैं, आर्काइव करना, ठीक है। कर देखते हैं इसको करते कैसे हैं। तो देखो, मान लो कि मेरे पास कम से कम कुछ फाइलें थी मेरे पास, मान लो 3 डायरेक्टरी थी और 3 फाइल्स थी। 3 डायरेक्टरी है और 3 फाइल थी। आर्काइव का मतलब समझा रही हूँ मैं, देखना। आर्काइव का मतलब क्या, कि आप क्या करने वाले हो, आप एक बॉक्स लाने वाले हो, और एक बॉक्स को ऐसा बॉक्स बनाने वाले हो, उस बॉक्स के अंदर इन सबको डाल देने वाले हो। ये तीनों फाइल, तीनों फ़ोल्डर इनको अंदर रख दोगे, और फिर इसका मतलब आप मतलब इसकी फाइल तब मतलब इसकी साइज़ जो होगी वो चेंज हो जाएगी। पर इस कांसेप्ट में थोड़ी-सी मतलब जो मेन समझने वाली बात ये है कि जब आप आर्काइव करते हो ना, तो आर्काइव कभी आपने ये सुना है आर्काइव डायरेक्टरी? आर्काइव डायरेक्टरी कभी नहीं होता है। आर्काइव क्या होती है, एक फाइल होती है। आर्काइव फाइल का मतलब क्या है कि एक ऐसी फाइल बन जाती है, उस फाइल के अंदर सारे डेटा चले जाते हैं। एक उस फाइल के अंदर डायरेक्टरी भी चली जाती है, उस फाइल के अंदर फाइल भी चली जाती है। तो ये एक नया कांसेप्ट है। अपन ने पहले भी बात करी ना कि लिनक्स के अंदर सब कुछ फाइल होता है। चाहे आपकी वो डायरेक्टरी है, वो भी एक फाइल भी फाइल है, सब कुछ फाइल है। तो पहले केस के अंदर आप ऐसा देख रहे होगे कि एक फाइल के अंदर डायरेक्टरी चली जाती है, एक फाइल के अंदर डायरेक्टरी होती है। क्योंकि अभी अपन ने हमेशा पढ़ा है कि डायरेक्टरी के अंदर तो आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हो। पर आर्काइव के अंदर एक ऐसा होता है कि फाइल के अंदर आप डायरेक्टरी, फाइल सब कुछ अंदर उसके अंदर डाल देते हो। जस्ट लाइक ए बॉक्स। ये फाइल क्या है, एक बॉक्स की तरह होती है, और उस बॉक्स के अंदर सबको पैक करके और रख देते हो। समझ में आया? पहले वो सामान बिखरा हुआ था बाहर, अब वो आपने क्या किया, एक बॉक्स लाए और उस बॉक्स के अंदर रख के साइड में रख दिया, और आपका जब काम होगा तभी आप उसको यूज करोगे। तब अपन ऐसे काम कब करते हैं कि जब आपके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी फाइल है जो आपके रोज काम आती ही नहीं है यार, महीनों महीनों में काम आती है, तो अपन क्यों फाइल मतलब पूरे सिस्टम की साइज को ऐसे बढ़ाएं। तो अपन ने क्या किया, तब अपन उसको एक आर्काइव फाइल बना लेते हैं कि अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं इन फाइल की, तो मैं क्या करती हूँ, एक आर्काइव बना के रख देती हूँ। अभी मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और तब क्या होगा, स्पेस भी थोड़ा खाली हो जाएगा पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये आर्काइव का मेन कंसेप्ट है कि अपन ऐसा आप क्यों करते हैं और क्या होता है। ये चीज समझ में आई क्या? तो अपन सीखें कि करना कैसे है। दी एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, देखो अभी अपन ने कंप्रेशन किसके लिए पढ़ा, फाइल के बारे में। पर व्हाट अबाउट द डायरेक्टरी? डायरेक्टरी
काफ़ी मतलब साइज़ की हो सकती है डायरेक्टरी, तो और भी ज़्यादा मतलब और भी अलग-अलग टाइप की सब डायरेक्टरीज़, फाइल्स को कंटेन करती है ना? तो हम क्या चाहते हैं कि यार जो ऐसा काम इसके साथ किया, कुछ ऐसा काम इसके साथ भी कर सकते हैं क्या? मान लो कि अपना लैपटॉप है, लैपटॉप में खूब सारी फाइल्स होती है। कुछ ऐसी फाइल्स भी यहाँ पर पड़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा सारी फाइलों को छोड़ देना। कुछ ऐसी फाइल आपकी बनाई हुई खुद की ऐसी-ऐसी पड़ी है कि मतलब यार रोज़ काम आती ही नहीं है वो फाइल्स। मतलब आपके रोज़ उनसे कोई लेना-देना है नहीं। फालतू ही आपके सिस्टम के अंदर जीबीज़ के अंदर क्या कर रही है, स्पेस कवर कर रही है। तो आप क्या चाहोगे कि कुछ ऐसा प्लीज़ काश ऐसा होता कि मैं क्या करती कि एक इन सारे जैसे अपने घर में क्या होता है, अगर आपके रूम के अंदर ऐसा सामान है, जो बाहर बिखरा हुआ पड़ा है, मतलब रोज़ काम नहीं आता तो आप उसको अलमीरा के अंदर रख देते हो ताकि क्या है कि जब काम आएगा तब निकाल लेंगे, फालतू स्पेस क्यों ऐसा कवर अप करें अपना। तो सेम केस इसके अंदर है कि लैपटॉप के अंदर कुछ ऐसी फाइल्स और फ़ोल्डर्स हैं जो रोज़ आपके काम आती ही नहीं है। आप चाहते हो कि जब आएगी तब मैं इसको निकाल लूँगी, तो काश कुछ ऐसा होता जैसा अलमीरा अपने रूम के अंदर होती है। मैं उन सबको यहाँ से निकाल के वहाँ रख देती, तो ये स्पेस जो फालतू का कवर अप करती है, वो भी नहीं करती और मतलब आराम से सेफली वहाँ पड़ी रहती और ना इतना स्पेस क्योंकि उससे उससे कंपैरेटिवली इसका स्पेस तो कम ही होगा, मतलब क्योंकि कंप्रेशन जैसा कुछ है और इसको अपन कहते हैं आर्काइव करना। सिस्टम की जब अपन बात कर रहे हैं, यहाँ अलमीरा होता है, यहाँ होता है आर्काइव करना। और आर्काइव मेनली कब किया जाता है कि मतलब जब आपको ऐसा कुछ ऐसा हो कि मैं ऐसा कुछ मेरा सॉफ्टवेयर मैं बना रही हूँ लैपटॉप के अंदर और वहाँ उस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी फाइल्स हैं, इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि यार ये कभी डिलीट ना हो, गलती से भी डिलीट ना हो मेरे से। तो मैं क्या करती हूँ एक आर्काइव बना के फ़ोल्डर रख देती हूँ, ताकि क्या होगा कि अगर गलती से मान लो मेरी जिस फाइल्स के साथ मेरा मैं काम कर रही हूँ, वो डिलीट भी हो जाएगी तो मेरे पास ये आर्काइव फ़ोल्डर रहेगा, उसमें से मैं फटाफट से अनआर्काइव करके और मतलब एक बैकअप के तौर पे मतलब समझ में आ रहा है कि ये वाली क्या स्टोरी मैंने बताई कि बैकअप के तौर पे एक सॉफ्टवेयर मैं बना रही हूँ, उस सॉफ्टवेयर की कुछ-कुछ फाइल्स है, फ़ोल्डर्स हैं। एक वो है जो मैं करंटली काम में यूज़ लेती हूँ और कुछ ऐसी फाइल्स जो मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, उनको मैंने रख लिया, उनको मैंने आर्काइव कर लिया। अब मान लो कि मैं कुछ हो गया, गलती से कुछ हो गया, वो सारी फाइल्स डिलीट हो गई, तो एट लीस्ट मेरे पास बैकअप के तौर पे ये वाली फाइल्स तो हैं, जिनका मैं यूज़ कर सकूँ। तब भी मैं आर्काइव का यूज़ कर सकती हूँ और आर्काइव का यूज़ क्या अगर आपको स्पेस खाली करना है, जो फाइल्स रोज़ काम नहीं आ रही है, उनको आप आर्काइव बना के रख लो, तो इस तरह से डायरेक्टरी के साथ आप कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन को यूज़ कर सकते हो। अब समझ में आया योगिता? Yes, clear. ठीक है, तो अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी में अपने पास के अंदर 3 टाइप की फाइल्स तो है ही है। टेक्स्ट है hello.txt और abc.txt, ये 3 डायरेक्टरी भी बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो इसको रिमूव कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड वाली को, काफ़ी स्पेस ले रही है ये मेरा। ठीक है, जीबी की फाइल थी वो। अब 3 फाइल्स है मेरे पास में और 3 फ़ोल्डर्स में मैं फटाफट से बना लेती हूँ। फ़ोल्डर बना लेते हैं फटाफट से mkdir hello1 hello2 और hello3। अब मेरे पास आ चुके हैं hello 1 2 3 3 फ़ोल्डर्स हैं और 3 फाइल्स भी मेरे पास प्रेज़ेंट है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं एक आर्काइव फाइल बनाने वाली हूँ और उस फाइल के अंदर इन तीनों फ़ोल्डर्स को और तीनों फाइल्स को डाल देने वाली हूँ। अभी इनका कुछ ख़ास स्पेस है नहीं क्योंकि फाइल्स और फ़ोल्डर्स खाली हैं। फाइल्स के अंदर भी ज़्यादा डेटा है नहीं, फ़ोल्डर्स तो बिल्कुल खाली हैं, ठीक है? हिडन फाइल्स होगी इनके अंदर और ये फाइल्स हैं जिनमें कुछ ज़्यादा ख़ास डेटा पड़ा है नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ऐसे ब मान लो इमेजिन कर लो ये कुछ बड़ी-बड़ी फाइल्स हैं, बड़े-बड़े फ़ोल्डर्स हैं मेरे पास में। अब बात आती है इम्पोर्टेंट कि अपन को आर्काइव फाइल बनानी कैसे है? तो आर्काइव फाइल कैसे बनती है? टार। टार होता है आर्काइव क्रिएट करने के लिए टार हाइफन हाइफन सी फॉर क्रिएट करो वी फॉर वर्बोज वर्बोज क्या करता है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं एक एक चीज एक एक स्टेप जो भी परफॉर्म होता है वो आपको ऐसा कैसा स्क्रीन पे प्रिंट होके बताएगा हाइफन वी हो गया हाइफन सी हो गया और हाइफन एफ होता है फाइल के लिए तो अपन क्या कहना चाहते हैं टार हाइफन सी यानी कि क्रिएट करो फाइल को और एक एक चीज मुझे जो जो भी हो रही है वो मुझे शो करके बता दो स्क्रीन पर तो ऐसे करना है अब कौन सी फाइल क्रिएट करनी है उसका नाम बता दो मैं ले लेती हूँ माई बैकअप डॉट टार यहाँ पर हमेशा टार से सेव होगी क्योंकि जो भी आर्काइव फाइल होती है डॉट टार होता है उसका एक्सटेंशन
तो अपन ने इस नाम की एक फाइल बनानी mybackup.tar और अपनी जो भी फोल्डर्स थे ना उनको फटाफट से यहाँ पर दे देते हैं कि ये फोल्डर्स हैं जो मेरे कुछ काम आते हैं नहीं खास, तो प्लीज उनको ले लो। और कौन सी फाइल थी, hello.txt, और कौन सी फाइल थी, test.txt शायद। ठीक है, तो ये 3 फोल्डर हो गए, 3 फाइल हो गई। अब मैं एक आर्काइव फाइल क्रिएट करने जा रही हूँ। देखो अब ये सारी चीजें आर्काइव हो चुकी है। अब यहाँ पर एलएस करते हैं तो आपको दिखेगा, ये फाइल्स तो दिखेगी पर आपको एक आर्काइव फाइल भी दिखेगी। ठीक है ना, ये एक बैकअप बन गया। मैंने बैकअप वाला चीज बताई थी ना कि मान लो मेरे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मैं एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि गलती से ये सारे सॉफ्टवेयर के मेरे कुछ फोल्डर्स है। मान लो ऐसे कि ये हेलो वाला, हेलो 1 2 3 वाला, और ये जो 3-4 फाइल्स थी ये मेरे सॉफ्टवेयर की फाइल्स है जिसके अंदर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रही हूँ और उसमें मेरा कोड लिखा हुआ है। मैं अभी करंटली इन पे फाइल्स पे काम करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि यार कुछ ऐसा बैकअप के लिए कुछ होना चाहिए यार, क्या पता गलती से मुझसे डिलीट हो जाए। और ऐसा होता है कि मतलब जब आप ऑफिस में काम करते हो ना तो एक ही सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे जने काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो सेम फोल्डर और सेम फाइल्स को यूज कर रहे होंगे। गलती से भी किसी से भी ये फाइल्स और फोल्डर डिलीट ना हो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक आर्काइव फाइल बना के रख देती हूँ और उस आर्काइव फाइल के अंदर ये सारे फोल्डर्स और ये सारी फाइल्स डाल देती हूँ। तो ये बैकअप के तौर पे भी काम आता है, ये मैंने अभी बताया ना। तो अब अपने पास में इसलिए यहाँ पे भी ये सब कुछ दिख रहे हैं और अपने लिए एक mybackup.tar भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे अपन को बैकअप मतलब टार फाइल को, आर्काइव फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। Yes, ma'am. तो आर्काइव में क्या हो गया है, अब एक ऐसी फाइल बन चुकी है जिसके अंदर ये तीनों फोल्डर और तीनों फाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर अपन ls-lh करके देखें तो देखो यहाँ पर 10 के कुछ केबीज के अंदर, क्योंकि खाली थी वैसे तो फाइल्स और फोल्डर्स, तो यहाँ पर एक आर्काइव फाइल बन चुकी है और इसके अंदर आपकी तीनों फोल्डर्स और तीनों फाइल्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब मान लो कि मुझे फटाफट से अनआर्काइव करना है, यानी कि जैसे मान लो कि सही में ऐसा हो गया कि मेरे जिस सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रही थी वो फाइल्स फोल्डर डिलीट हो गए। अब मुझे अच्छा, ये बात तो अच्छी बात क्या है कि मैंने आर्काइव बना रखा था। अब इस आर्काइव को मैं यूज कर ही नहीं सकती, क्योंकि आर्काइव को अगर आपको यूज करना है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक ऐसा रूम, एक ऐसी अलमीरा, और अलमीरा में आपने सामान रखा और आपने इसको लॉक कर दिया। अब आप कब इसको यूज कर सकते हो अंदर के अलमीरा के अंदर के सामान, जब आप इसका लॉक खोलोगे, आप इसको अनलॉक करोगे। अभी आर्काइव जो बना लिया आपने, सेफली उन सारी चीजों को अंदर रख दिया है, पर वो एक तरह से लॉक है तभी तो कोई भी डिलीट नहीं कर सकता उनको। एक बैकअप के तौर पे पड़ी कि चाहे कुछ भी हो जाए ये तो मेरे पड़ी रहेगी। अब ये सारी फाइल से लॉक, अब इनको अगर मुझे यूज करना है तो इनको मुझे करना पड़ेगा अनलॉक। अनलॉक करना मतलब अनआर्काइव करना। पहले अपन ने आर्काइव किया था, अब अनआर्काइव करना। अनआर्काइव कैसे करते हैं देखना। अनआर्काइव कैसे करना है, पहले आर्काइव जैसे किया था वैसा का वैसा टार, डायरेक्टली वहीं पे कर लेते हैं परफॉर्म, टार हाइफन XVF। XVF क्या करता है, अनआर्काइव कर देता है, फटाफट से इसको अनलॉक कर देता है, अनएग्जीक्यूट करता है। V फॉर वर्बोस और F फॉर फाइल, यानी कि फाइल को पूरा अनलॉक कर देना, मेरी अनआर्काइव कर देना। और कौन सी फाइल थी आपकी, mybackup.tar वाली, इसको लिख दो। अब ये सारी फाइल्स वापस से बाहर आ चुकी है। अब ls करोगे तब भी फाइल है, पर इस बार इसके अंदर से निकल चुकी है। यहाँ से देखो सारी फाइल आपके सामने आ चुकी है और ये अब खुल चुका है, अनआर्काइव हो चुका है। अभी इसलिए आपको ये पता नहीं चल रहा है ना, क्योंकि ये जो सारी फाइल्स और फोल्डर थे ना, ये अपन ने यहाँ से उड़ाए नहीं। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा करते हैं, फटाफट से एक बार इसको रिमूव कर देते हैं माई बैकअप वाली को। अब मेरे पास ये बैकअप वाली जा चुकी है, मेरे पास तीनों चारों फोल्डर हैं। फटाफट से वापस से आर्काइव क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से फटाफट से आर्काइव तो बन चुका है माई बैकअप, इन फाइल्स और फोल्डर्स को एक बार मैं डिलीट कर देती हूँ। हेलो 1 2 लिख दिया मैंने। तो अब क्या हो चुका है देखो, अब बैकअप है और वो जो फाइल्स ओरिजिनल थी वो मैंने उड़ा दी है। अब मैं अनबैकअप करना चाह रही हूँ, अनआर्काइव करना चाह रही हूँ।
तो इससे होगा अनआर्काइव। ठीक है, इस वाली कमांड से क्या होगा, अनआर्काइव हो जाएगा। अब देखना एलएस, अब मेरे पास वो सारी चीजें वापस से बाहर आ चुकी है। तो पहले इसलिए पता नहीं चला था क्योंकि पहले से वो प्रेजेंट थी, डिलीटेड नहीं हुई थी, इसलिए इस बार अपन ने उन फाइल्स को वापस से डिलीट करके देख लिया। तो इस बार अनआर्काइव में क्या हुआ, जो भी अनलॉक थी उसको, मतलब जो लॉक थी उसको अनलॉक कर दिया। तो वो जो सारी फाइल्स उसके अंदर पड़ी थी, फाइल्स और फोल्डर, वो अब बाहर दिखने लग गए आपको। तो ये चीज समझ में आई कैसे आर्काइव और कैसे अनआर्काइव करते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। एक और Yes, चीज मैं ma'am. बता दूं कि देखो अभी क्या हुआ, अभी सिर्फ अपन आर्काइव कर रहे थे। आर्काइव मतलब क्या कर रहे थे, अपन उसको लॉक कर रहे थे, एक अलमीरा में रख रहे थे। मान लो इसको कंप्रेस भी करना हो आपको, इस जो आपने फाइल्स वगैरह फोल्डर इसके अंदर रखे हैं उसको कंप्रेस भी करना हो, तो उसके लिए भी अलग से कमांड होती है। कमांड क्या होगी, tar -xvzf। z किसके लिए होता है, मतलब कंप्रेशन के लिए, कंप्रेशन। z यहाँ पे क्यों यूज किया है, कंप्रेशन के लिए। तब अगर आप ऐसे करते हो ना, और फाइल का नाम, तो आपके ये कंप्रेस भी होके आ जाएगा। तो या आप उसके साथ में आप खुद यूज करके देखना है, इस कमांड को रन करके देखना। और दूसरी चीज कि ऐसा कभी होता है ना कि जैसे अभी आपका आर्काइव फोल्डर था, आर्काइव जो फाइल थी आपकी, उसके अंदर जो अलग अलग फोल्डर्स और फाइल्स थे, अभी मैंने जहां उसको अनआर्काइव किया ना, वहीं पर उसने उस फाइल को खोल के मेरे सामने रख दिया। पर मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि मेरे लिए ये एक अपन ने क्या माना था कि ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब मैं सॉफ्टवेयर बना रही हूँ और वो सब सॉफ्टवेयर की फाइल्स और फोल्डर है। तो मैं ऐसे नहीं कि हर कहीं उसको जहां मैं कमांड चलाऊंगी ना वो वहीं पर अनआर्काइव हो जाएंगे। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे सिस्टम में पहले ही एक सॉफ्टवेयर नाम की एक डायरेक्टरी है, उस सॉफ्टवेयर नाम की डायरेक्टरी में ही वो अनआर्काइव हो। अनआर्काइव हो मतलब क्या, कि जैसे वो अनजिप हो जाएगा, मतलब पूरा खुलेगा, वहां पर वो सारे फोल्डर्स और फाइल्स शो होने लग जाएंगे। मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो वो समझ में आया क्या, ये बताओ पहले तो मुझे। Yes, जी। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सबको समझ में आ गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ, उसको अनआर्काइव किसी और फोल्डर में करना चाहती हूँ। तब आपको क्या करना चाहिए, tar-xvf यानी कि अनआर्काइव करो, और जिस फाइल को है, मतलब जो आपकी आर्काइव वाली फाइल है उसका नाम लिख दो, और -c ऑप्शन होता है। -c मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको वहां पर उसको अनआर्काइव करना है, और उस प्लेस का नाम, जैसे मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर वाली डायरेक्टरी के अंदर करना था, तो -c और उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ, सिर्फ ये नहीं, पूरा एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, जो पीवीडी कमांड से अपन देखते हैं, उस पूरे पाथ को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या, Yes, जी। बिल्कुल यस क्लियर है मैम। सबको। तो Clear. आज अपन ने Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ा, फटाफट से देख लेते हैं। आज अपन ने फाइंड कमांड के बारे में पढ़ा था, और डब्ल्यूसी के बारे में पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था, सेड कमांड में कल बताऊंगी आप लोगों को। और क्या पढ़ा था बताओ यार, सॉर्टिंग, सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, Compression का। कंप्रेशन और डीकंप्रेशन में, फाइल के बारे में भी देख लिया कि कैसे अपन जी जिप के साथ में अपन ने इसको देख लिया, और डायरेक्टरी के साथ में टार को देख लिया, और टार के साथ में कंप्रेशन कैसे करते हैं वो वाली कमांड मैंने आपको बता दी है, वो आप लोग ट्राई करके लाओगे। तो ये सब कुछ आज अपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है, कंप्रेशन डीकंप्रेशन। कल से अपन पढ़ने वाले हैं आईओ रीडायरेक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। तो बी ऑन टाइम, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।